ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया की जमीन के 1/4 हिस्से पर राज कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका से खरीदे गए कुल 12 मिलियन स्लेव्स में से 3 मिलियन यानी 30 लाख सिर्फ ब्रिटिश स्लेव ट्रेडर्स ने खरीदे थे, जिनमें से 2.7 मिलियन ही लंबी यात्राओं में जिंदा बच पाए थे। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसे भी कहा जाता था कि आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा इंग्लैंड सब कुछ बना सकता है। लेकिन कैसे ब्रिटिश एम्पायर इतनी बड़ी महाशक्ति बन गया? आइए आपको बताते हैं ब्रिटिश एम्पायर की पूरी कहानी। जब ब्रिटेन में नहीं होता था सूर्यास्त। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब कहते थे कि ब्रिटेन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, और ये बात सच भी थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ब्रिटेन के पास कोई और सूर्य था और पूरी दुनिया के पास कोई दूसरा। इसका सीधा मतलब ये था कि ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक फैला हुआ था, और जब ब्रिटेन में सूर्य अस्त होता तो इसकी दूसरी कॉलोनीज जैसे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूर्य उदय होता था। इसीलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है। ब्रिटेन का साम्राज्य भारत ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका तक फैला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूरी दुनिया में ब्रिटेन से बड़ी महाशक्ति कोई और नहीं थी। जिस तरह आज के समय में हर प्रोडक्ट मेड इन चाइना होता है, उसी तरह उस दौर में दुनिया का हर मशीन मेड प्रोडक्ट मेड इन इंग्लैंड था। उस समय इंग्लैंड हर वो चीज बनाता था जो उस समय के हिसाब से सोची जा सकती थी। आपने अक्सर सुना होगा कि अलेक्जेंडर या चंगेज खान ने पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो तो क्या, एक समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटेन भी इसमें सफल नहीं हो पाई थी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इतिहास में किसी भी समय पर अगर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की बात की जाए तो उसमें ब्रिटेन का ही नाम आता है। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से कारण थे जिसने ब्रिटेन को महाशक्ति बना दिया। ज्योग्राफिकल लोकेशन ने बचाया बाहरी खतरों से। अमेरिका के इतिहास की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह अमेरिका की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से उसे दूसरे देशों का कम खतरा था। उसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन भी एक आइलैंड कंट्री था जिस पर आक्रमण का खतरा उन देशों के मुकाबले बहुत कम होता था जो दुश्मन देशों से घिरे हुए थे। इस तरह ब्रिटेन का दूसरे देशों से बॉर्डर को लेकर कोई झगड़ा नहीं था। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन बनने से पहले ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बटा हुआ था। 1603 में स्कॉटलैंड के किंग जेम्स 6 इंग्लैंड के तख्त पर बैठे, जिसके बाद स्कॉटलैंड और इंग्लैंड 1707 में मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बन गए। इस तरह अब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। साथ ही इसकी सीमाएं भी समुद्र के अलावा किसी देश से नहीं लगती थी। अब ब्रिटेन को किसी भी देश तक पहुंचने के लिए बस समुद्र को पार करना था। ब्रिटिश किंग्स और वहां की जनता का मानना था कि अगर उन्हें लगातार धन कमाना है तो ये समुद्री रास्तों के जरिए ही संभव हो सकता है, और इसी सोच के साथ समुद्री रास्तों की खोज शुरू हो गई। ब्रिटेन ने नई नई जगह खोजने के लिए समुद्री अभियान शुरू कर दिए। नेवी पर किया सबसे ज्यादा खर्च। ताकतवर नेवी के बिना ब्रिटेन के ये अभियान सफल नहीं हुए, जिसके बाद ब्रिटेन ने शिप्स और गन्स पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू किया और पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर रॉयल नेवी बना ली, जिसका ब्रिटिश एम्पायर की सफलता में एक बड़ा हाथ था। इसी नेवी की मदद से ब्रिटिश एम्पायर ने व्यापार को बढ़ावा दिया और अपनी समुद्री सीमाओं की भी रक्षा की। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ब्रिटेन ने अपनी ताकत को बढ़ाने की बजाय व्यापार पर ज्यादा फोकस किया और ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित किया। एक बार जब ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली तो उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित इन कॉलोनीज को अपने उत्पाद ब्रिटिश मार्केट में बेचने के लिए कहा जाता था और इन उत्पादों को ब्रिटिश शिप्स के जरिए ही ग्रेट ब्रिटेन पहुंचाया जाता था। ट्रेड मोनोपोली से हुआ फायदा। इसके बाद 1651 में नेविगेशन एक्ट नाम से एक एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार ब्रिटिश एम्पायर और इसकी कॉलोनीज के बीच एक क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम बनाया गया। यानी अब ब्रिटिश कॉलोनीज में जो भी सामान जाता वो सिर्फ ब्रिटेन से ही जा सकता था और कॉलोनीज से एक्सपोर्ट सामान को सीधे ब्रिटिश मार्केट में ब्रिटिश शिप्स के जरिए ही भेजा जाता था। इधर अमेरिका अफ्रीका के साथ तो ट्रेड इस तरह से चल रहा था, पर एशिया में ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। मसालों से शुरू होकर ये व्यापार धीरे धीरे सिल्क, कॉटन, चाय और अफीम तक पहुंच गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के साथ साथ और क्या क्या किया उस पर आगे बात करते हैं।
इस दौर में ब्रिटिश एम्पायर का मकसद पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना था और इसी सपने के साथ ब्रिटिश एम्पायर ने यूरोप से लेकर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक अपनी पहुंच बना ली थी। ब्रिटिश एम्पायर ने लगभग पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज स्थापित कर ली थी। ब्रिटिशर्स ने किस किस तरह अपनी कॉलोनीज बनाई और उन पर पकड़ बनाए रखने के लिए वो सब काम किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन थी वो थी इसकी शुरुआत। ट्रेड पोस्ट और रूट्स पर ज्यादा ध्यान। जहां एक तरफ दूसरे एम्पायर सिर्फ मिलिट्री पावर के दम पर अपनी कॉलोनी स्थापित करना चाहते थे, जैसे कि पुर्तगाली और फ्रेंच, वहीं ब्रिटिशर्स ने जहां भी कॉलोनी स्थापित की वहां पहले अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। पर एक बार ट्रेडिंग पोस्ट बनाने के बाद ब्रिटिशर्स ने वही किया जो दूसरी शक्तियां कर रही थी, फिर चाहे वो एंग्लो डच वॉर हो, एंग्लो स्पेनिश वॉर हो या फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर। भारत में तो ब्रिटिशर्स ने जिस तरह सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की उसमें उन्होंने अपनी ताकत का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया। इतिहासकारों की माने तो जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत में मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया वैसा उन्होंने अपनी दूसरी कॉलोनीज में कहीं भी नहीं किया। यहाँ ब्रिटिशर्स ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बड़ी ही क्रूरता से दबा दिया। फ्रांस पर जीत के बाद बना इकलौती शक्ति। ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस भी पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनी स्थापित करने में लगा था, फिर चाहे वो अफ्रीका, कनाडा या भारत पर एकाधिकार की बात ही क्यों ना हो। 1756 में इन दोनों शक्तियों के बीच 7 इयर्स वॉर छिड़ गई। 7 साल लंबी चली इस जंग में ब्रिटेन की जीत हुई और 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ इस लड़ाई का अंत हुआ, जिसके बाद दुनिया भर में ब्रिटेन ही एक बड़ी शक्ति रह गया था। पर धीरे धीरे ब्रिटेन द्वारा स्थापित कॉलोनीज में विद्रोह भी होने लगा था। अमेरिका में लोगों ने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन मूवमेंट चला दिया, जिसके बाद ब्रिटेन ने वहां सैनिक भेजकर इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन ये चिंगारी भड़क गई और 1775 में अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर शुरू हो गई। इस वॉर के शुरू होने के बाद फ्रांस और स्पेन ने एक बार फिर से ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की कोशिश की। ब्रिटेन चारों तरफ से घिरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अमेरिका को स्वतंत्रता देने का फैसला ले लिया और वहां स्थापित अपनी कॉलोनीज को आजाद कर दिया। अमेरिका की आजादी और सुपर पावर बनने की पूरी कहानी आप हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स पर देख सकते हैं। इस वीडियो को अब तक 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सेकेंड ब्रिटिश एम्पायर। ग्रेट ब्रिटेन के लिए अमेरिका का हाथ से निकलना एक बहुत बड़ा नुकसान था, जिसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में अपनी कॉलोनीज पर लगाना शुरू कर दिया। कुछ इतिहासकार तो इसे सेकेंड ब्रिटिश एम्पायर भी कहते हैं। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच होने वाला व्यापार पहले की तरह से ही चल रहा था, पर ब्रिटेन ने अब भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। भारत में उसने 1757 से प्लासी की लड़ाई के साथ अपने एक्सपेंशन की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद बक्सर की लड़ाई, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो सिख वॉर्स के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी। भारत की रियासतों को हड़पने के लिए अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई, जिसके तहत अगर किसी हिंदू राजा की औलाद नहीं होती थी तो वो किसी और को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे, और ऐसी परिस्थिति में उनके राज्यों को अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता था। अंग्रेजों की इन्हीं नीतियों की वजह से भारत में उनके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी और 1857 में उनके खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। झांसी की रानी ने भी इसी नीति के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में जंग लड़ी थी। वो किस तरह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई, उसका ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने बुरी तरह से कुचल दिया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया। 1857 का विद्रोह 1859 तक पूरी तरह खत्म हो गया, जिसके बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और यहाँ की बागडोर ब्रिटिश क्राउन ने संभाल ली। इसके बाद आखिरकार 1947 में जाकर भारत को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल पाई थी। इन सब के बीच ही ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरियाज और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली थी। हालांकि अंग्रेजों द्वारा 17वीं शताब्दी से ही अफ्रीका में रॉयल अफ्रीकन कंपनी बना ली गई थी और यहाँ से स्लेव्स को अमेरिका ले जाकर बेचा जाता था। इस स्लेव ट्रेड से ब्रिटेन ने खूब धन कमाया था। 19वीं शताब्दी तक ब्रिटेन को एहसास हो गया कि उसे पूरे अफ्रीका में, इजिप्ट से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक ट्रेड पोस्ट स्थापित करने चाहिए।
इस समय तक इटली और जर्मनी की शक्ति भी बढ़ रही थी और ब्रिटेन को इनसे भी मुकाबला करना था। फिर भी अपने चरम पर ब्रिटेन अफ्रीका की कुल पॉपुलेशन का लगभग 30% हिस्से पर राज कर रहा था। साथ ही जब ब्रिटेन सबसे पावरफुल था तो पूरी दुनिया की कुल भूमि का लगभग 25% हिस्सा और दुनिया की पॉपुलेशन के 20% हिस्से पर उसका राज था। ब्रिटिश एम्पायर के इतने ताकतवर बनने के पीछे बहुत से कारण थे,